हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट बायो। आज का हमारा टॉपिक है C4 साइकिल। और जो पिछली वीडियोस हैं जो चैनल पे भी अवेलेबल हैं, इसी चैनल पे स्टार्ट बायो पे, उसमें हमने फ़ोटोसिंथेसिस की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, जैसे C3 साइकिल और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस जो भी जेड स्कीम वगैरह हैं, इसके पहले वाले पार्ट उसमें जा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है C4 साइकिल। ठीक है, ये जो साइकिल वगैरह है ना, ये जेड स्कीम, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट में इसके पता नहीं कितने ही क्वेश्चन नेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप 11th-12th से भी हैं तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो C4 साइकिल, इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। C4 साइकिल फाउंड इन प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस। C4 साइकिल किन प्लांट्स में देखा जाता है? जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, यानी जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, ऐसी जगह पर C4 साइकिल, ऐसी जगह पर जो प्लांट होते हैं ना, उनमें C4 साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, इसको C4 साइकिल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना इस साइकिल का, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम है C4 साइकिल। ठीक है, और वो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, और कैन वर्क इन लो लेवल ऑफ CO2। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है कि ये लो लेवल ऑफ CO2 में काम करता है। देखिए, जो C3 साइकिल है ना, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ CO2 चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, यानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन जब वहाँ पर कम CO2 की अवेलेबिलिटी होती है ना, तो वो जो C3 साइकिल करने वाले प्लांट है ना, वो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, यानी वो वेस्टफुल प्रोसेस करने लग जाते हैं, जिसमें कार्बन फिक्स होने की बजाय कार्बन लॉस हो जाता है और ATP जो एनर्जी वगैरह है वो भी लग जाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, यानी जहाँ पर लो CO2 हुई वहाँ पर C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करने लग गए। लेकिन इसी चीज़ से उभरने के लिए, ठीक है, C4 साइकिल चलाया जाता है ऐसे प्लांट्स में। और वो क्या करते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम भी होगी ना, तो उनमें एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी उसको मेंटेन करवाता है लीव्स के अंदर, और ये जो है वो प्रॉपर जो कार्बन का फिक्सेशन है वो उसमें चलता रहता है। आ गई बात समझ में? C3 और C4 साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आ गया समझ में। और C4 साइकिल का क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है? इट कैन वर्क इन लो लेवल ऑफ CO2। ओके, अब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? कॉर्न है, शुगर केन है, सोरगम। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये एग्जाम्पल्स का, पेयर बना दे देते हैं कि C3 साइकिल कौन से में हो रहा है, C4 साइकिल कौन से में हो रहा है। इन्हीं पेयर में से एक आध दूसरे साइकिल का घुसा देते हैं और अपन को कंफ्यूज कर देते हैं। अपन को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल C4 साइकिल के एग्जाम्पल हैं कॉर्न, शुगर केन एंड सोरगम। ठीक है, मिनिमाइज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को नहीं है, गलती से लिखा है, ये रूबिस्को है, RUBIS है। ठीक है, रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को कम करते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब है? देखिए, रूबिस्को के पास आपको पता है ये एक एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस वर्ल्ड में, और इसके पास दोनों ही एक्टिविटी करने की एबिलिटी है। कार्बोक्सिलेज भी है ये और ऑक्सीजनेज भी है। ठीक है, ये इसके पास 2 साइट होती हैं, यानी वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है।
जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है ना तो काम सही है, अपना सब कुछ सही चल रहा है। कार्बोक्सिलेशन करेगा और कार्बन फिक्सेशन करेगा और प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज करेगा, जो भी इसका काम है ना वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। जब तो ये सही चल रहा है, लेकिन इसकी दूसरी साइड है ऑक्सीजनेज, यानी कि इसने जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर दिया ना तो ये करेगा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन अपने को कराना नहीं है क्योंकि वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, उसमें कार्बन फिक्स तो होता नहीं है, उल्टे की कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और एनर्जी भी फालतू में ये यूज़ कर लेता है, ठीक है, और काम कोई फ़ायदा है नहीं इसका, ठीक है। तो अपने को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को कम करवाना है रूबिस्को की, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है ना वो इसकी बढ़िया है, उसी को अपने को मेंटेन करवाना है, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे होएगी, देखिए रूबिस्को का एक फंडा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में इसको ठीक मिलती रहेगी ना प्लांट को, तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको बढ़िया तरीके से मिल रही है और ये अपने से अच्छे से कार्बोक्सिलेज का काम कर रहा है। लेकिन जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई ना तो इसको दिक्कत हो जाती है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाता है, ठीक है, जो कि अपने को नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि वो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। आगे बात समझ में। अब C4 साइकिल का एक फंडा है, इसमें आगे समझाऊंगी। दो तरह की सेल होती हैं, ठीक है, बंडल शीथ सेल होती हैं और मेजोफिल सेल्स होती हैं। मेजोफिल सेल्स क्या करती हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको किसी भी तरह से ना बंडल शीट में एक मैकेनिज़्म होता है, आगे समझाऊंगी, कि वो अवेलेबिलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। बंडल शीट में चल रहा है C3 साइकिल, ठीक है, और जो मेजोफिल सेल में नहीं चल रहा C3 साइकिल, वो होता है C3 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी करवाती हैं बंडल शीट सेल में और अपना सही से काम करवाती हैं, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देती। वो मैं आगे समझाऊंगी वो क्या फंडा है इसका, आगे बात समझ में। अभी के लिए ये याद रखना है कि C4 साइकिल में क्या होता है, इट मिनिमाइज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, ठीक है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को कम करवाता है। ऑपरेट C3 एंड C4 पाथवे। देखिए C4 जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें दोनों साइकिल चल रहे होते हैं, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया ना कि दो तरह की सेल होती है, मेजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर चल रहा है C3 साइकिल और मेजोफिल सेल के अंदर चल रहा है जो 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है ना, वो सारा फंडा मेजोफिल सेल के अंदर चल रहा है और वो पहुंचवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल तक और वहाँ चलता है C3 साइकिल, ठीक है। तो C4 जो प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों तरह के साइकिल चलते हैं, C3 साइकिल भी चलता है और C4 साइकिल भी चलता है। आगे बात समझ में। लेकिन अभी एक बात और ऐड करूँगी यहाँ पे मैं, जो C3 प्लांट होते हैं ना उसमें कौन कौन से साइकिल चल रहे होते हैं, उसमें भी 2 साइकिल चल रहे होते हैं। उसमें C3 साइकिल भी चल रहा होता है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम अवेलेबल है तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाता है और वहाँ पर C2 साइकिल भी चलता है। C2 साइकिल का मतलब है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। C3 प्लांट में C3 साइकिल एंड C2 साइकिल, बट C4 प्लांट में C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। तो अब इधर से एक बात तो क्लियर है कि C3 साइकिल जो है ना वो C3 प्लांट्स में भी चलेगा और C4 प्लांट्स में भी चलेगा। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब आप पिछली वाली वीडियोस देखेंगे ना और उसके बाद ये देखेंगे तो आपको सब सही समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अडेप्टेशन क्या है C4 प्लांट्स की, ऐसा क्या है उसमें जो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं और कम अवेलेबिलिटी है ना कार्बन डाइऑक्साइड की तो भी काम कर रहे हैं। ऐसी क्या अडेप्टेशन है C4 प्लांट्स में, देखते हैं। सबसे पहले क्रेंज एनाटोमी, ठीक है। क्रेंज एनाटोमी क्या होती है कि एक तो मेजोफिल सेल है, एक बंडल शीथ सेल है। जो बंडल शीथ सेल है ना वो एक रेत की तरह काम कर रही होती है, ठीक है, कुछ लेयर्स में होती हैं, ये लेयरिंग होती है, ठीक है। ये लेयरिंग का क्या फ़ायदा है, कुछ लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बंडल शीथ सेल। इन लेयर्स का क्या फ़ायदा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगी ना वो वहाँ से लीक नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी उधर से,
मतलब लीकेज नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर कम भी है ना तो वो भी काम चला लेंगे, ठीक है। क्रेंज एनाटोमी का ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, एक तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है और एक एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। देखिए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है, ठीक है, जहाँ पर C4 एसिड बनेगा। एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बंडल शीथ में होता है, ठीक है। बंडल शीथ यानी जो मैंने बताया ना कुछ लेयर्स में मौजूद होती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लीक नहीं होने देती, वो है बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ सेल में ही C3 साइकिल चल रहा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी मैं यहाँ पर मैं भूल गई, इसका जो क्रेंज एनाटोमी है ना इसका डायग्राम डालना मैं भूल गई। ये 11th क्लास की NCERT में भी है ये इसका जो है डायग्राम, और आप एक बार गूगल पे टाइप करके देखना क्रेंज एनाटोमी का डायग्राम आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डालना भूल गई, अभी पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे याद आया, ठीक है। क्रेंज एनाटोमी आपको ज़रूर देखनी है गूगल पे, इससे आपको ध्यान रहेगा मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल का फंडा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एंजाइम देख लो भाई, एंजाइम है पेप्केज, ठीक है, पेप्केज है, और एक है रुबिस्को, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये है एंजाइम मेसोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। और जो रुबिस्को एंजाइम है ना राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये रुबिस्को एंजाइम है ना ये बंडल शीथ सेल में होता है। अब आप समझो बात को, C4 प्लांट्स में दो तरह की सेल्स मैंने बताई, एक तो मेसोफिल सेल बताई मैंने, एक बंडल शीथ सेल बताई। मेसोफिल सेल में बन रहा होता है C4 एसिड, 4 कार्बन का एसिड बन रहा होता है, ये मैलिक एसिड भी हो सकता है, एस्पार्टेट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 4 कार्बन का बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो मेसोफिल सेल में तो काम करेगा पेप्केज, ठीक है, और रुबिस्को तो आपको पता ही है C3 साइकिल में काम कर रहा होता है रुबिस्को, तो यहाँ पर C3 साइकिल हो रहा है बंडल शीथ सेल में, ठीक है। तो रुबिस्को मिलेगा बंडल शीथ सेल में और वहाँ पे करेगा C3 साइकिल परफॉर्म, ठीक है। दोनों एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, C4 जो साइकिल होता है उसमें दोनों एंजाइम काम कर रहे होते हैं, पेप्केज भी रुबिस्को भी, इनकी साइट ध्यान रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं। अब एक और बात और बताऊँगी मैं आपको, मैं मिक्स नहीं करना चाहती C4 और C3 साइकिल को, लेकिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि C3 प्लांट्स मैंने जब पढ़ाए थे ना वहाँ पर मैंने बताया था कि C3 साइकिल मेसोफिल सेल्स में चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ कि C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर, वहाँ पर कोई क्रेंज एनाटोमी नहीं थी, वो C3 प्लांट्स थे, वहाँ पर कोई क्रेंज एनाटोमी नहीं थी। लेकिन ये C4 प्लांट है, यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी है। इनका तो काम ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल कराना, और इसके लिए इन्होंने एक मैकेनिज़्म तैयार किया है कि मेसोफिल सेल्स भी हैं और बंडल शीथ सेल भी हैं, और C3 साइकिल चलेगा बंडल शीथ सेल में ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में बना रहे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए NCERT का डायग्राम है, जो देखिए मैंने आगे भी बनाया है जो प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये एक ओवरव्यू देने के लिए NCERT का डायग्राम लिया है मैंने। देखिए सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेसोफिल सेल्स, और ऊपर वाली तो है मेसोफिल सेल्स और नीचे वाली है बंडल शीथ सेल, ठीक है। बीच में है प्लाज्मोडेस्माटा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा जो भी एसिड वगैरह बनेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर देखो एटमॉस्फेरिक CO2 लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी मेसोफिल सेल्स में, तो वहाँ पर है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, वो एंजाइम क्या करेगा इसको बाइकार्बोनेट आयन में चेंज कर देगा, HCO3 होते हैं बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पर फोस्फोइनोल पायरेट के साथ मिलेगा, ये उसके साथ काम करेगा। जब HCO3 माइनस फोस्फोइनोल पायरेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C4 एसिड, ठीक है, बन गया मेसोफिल सेल में C4 एसिड। अब ये C4 एसिड मैलिक एसिड भी हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, दोनों 4 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। C4 एसिड बन गया।
अब वो ट्रांसपोर्ट होएगा बंडल शीथ सेल में, नीचे आएगा। देखिए आप प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू नीचे आ रहा है ये, ठीक है। C4 एसिड नीचे आ गया, बंडल शीथ सेल में आ गया। अब C4 एसिड में होगा डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया यहाँ पे, वो और बन गया C3 एसिड, ठीक है। 4 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया C3 एसिड। अब ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ना, ये फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये फिक्स होएगी केल्विन साइकिल के थ्रू। तो हो रहा है ना बंडल शीट में C3 साइकिल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक बात और बताई थी कि एक मैकेनिज़्म होता है स्पेशल, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट के अंदर, ठीक है। इसके थ्रू फिक्सेशन होएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अवेलेबल होगी तो लीक तो होएगी नहीं, क्योंकि जो इसका एक और मैंने इसकी खास बात बताई थी कि इसमें रेथ लाइक सेल्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लीक नहीं होने देती। तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यहाँ पर अवेलेबल करवाता रहेगा, ठीक है। ये मैकेनिज़्म है, अवेलेबल होती रहेगी और इसमें C3 साइकिल चलता रहेगा। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम नहीं होएगी ना, तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होएगा। फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, कम मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हो गया, इसमें C3 साइकिल यहाँ पे रन कर रहा है, आराम से कार्बन फिक्स होएगा, आराम से फूड सिंथेसाइज होगा, स्टार्च वगैरह जो भी इनको सिंथेसाइज करना है प्लांट को, सब सिंथेसाइज होएगा, ठीक है। जो भी इसको कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, स्टार्च बनानी है, सब यहाँ पे सिंथेसाइज होगा थ्रू C3 साइकिल। आगे बात समझ में, C3 साइकिल यहाँ रन करता रहेगा बंडल शीट में, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती रहेगी इसको, ठीक है। अब बन गया था C3 एसिड, 3 कार्बन का एसिड बन गया था। पहले था C4 एसिड, तो एंटर किया था, डीकार्बोक्सिलेशन होके एक कार्बन निकल गया था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब C3 एसिड बन गया यहाँ पे। C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा वापस से मेसोफिल सेल में, ठीक है। मेसोफिल सेल में वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया और ये फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट को रीजनरेट कर देगा, ठीक है। 3 कार्बन का कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो रीजनरेट वापस से होता रहेगा और ये बार बार ये साइकिल चलता रहेगा। ये है मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है C4 साइकिल का, ठीक है। इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी, 2 तरह की सेल हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल के अंदर चल रहा है C3 साइकिल, ठीक है, और C4 एसिड बनेगा मेसोफिल सेल के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया C4 साइकिल का। अब देखो डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल में बनाया मैंने हाथ से ही। देखिए, ऊपर बनाई मेसोफिल सेल्स, नीचे हैं बंडल शीट सेल, ठीक है। इन्वायरमेंट से CO2 अंदर गई है मेसोफिल सेल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर गई है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से ये बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो गया। बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं? HCO3-, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयन में चेंज होएंगे। अब पैप लिखा हुआ है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। HCO3- पैप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ रिएक्शन करेगा। किस एंजाइम की हेल्प से करेगा? पेपकेज की हेल्प से करेगा, ठीक है। पेपकेज लिखा हुआ है साइड में, देखो, पेपकेज की हेल्प से काम करेगा। इसके साथ मिलके पैप और HCO3- के साथ मिलके काम करेगा और मैलेट बना लेगा। मैलेट क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, बन गया मैलेट। अब मैलेट एंटर करेगा बंडल शीट सेल के अंदर, ठीक है। बंडल शीट सेल के अंदर मैलेट गया, 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज होएगा। यहाँ पर बन गया पाइरुवेट। पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैलेट से पाइरुवेट कौन से एंजाइम की हेल्प से बना है? NADP-ME। ये इसका क्या मतलब है? NADP मैलेट एंजाइम, इसकी हेल्प से बन गया पाइरुवेट, ठीक है। अब मैलेट से पाइरुवेट बन रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल के अंदर आया है ना, यही रन करेगा C3 साइकिल, ठीक है। यहाँ पर रन करेगा बंडल शीट सेल के अंदर C3 साइकिल, ठीक है। अब पाइरुवेट बन गया था, पाइरुवेट वापस से जाएगा मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। पाइरुवेट फिर से चेंज हो जाएगा पैप के अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि अपनी शुरू की रिएक्शन से वापस से वही कंपाउंड बना लेगा।
ये एंजाइम की हेल्प से पैप बना लेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि C3 कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसकी हेल्प से ये बना लेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब इतना मैंने यहाँ पर बता दिया था, जो भी डिटेल मैंने स्लाइड नहीं बनाई, जो है जो भी बात थी मैंने ऐसे ही बोल के बता दिया, ठीक है। अगर आपको इन्हीं सब जो मैंने बताई इन चीज़ों की भी स्लाइड चाहिए तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगी। आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको स्लाइड ही चाहिए इनकी बनी हुई, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको इसको हर एक कंपाउंड को हर एक कंपाउंड को याद रखना है, हर एक एंजाइम को याद रखना है, कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, हर एक चीज़ को याद रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है, पर अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।